हेलो दोस्तों, स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके पेपर का एनालिसिस। और उसमें आज हम करने जा रहे हैं आपकी मेजर टेस्ट 2 का एनालिसिस, जो आता आपका कब 6 जुलाई 2025 को। मेजर टेस्ट 2 की बात करें तो मेजर टेस्ट आपका जो माइनर टेस्ट हुआ था आपका माइनर टेस्ट 5 से माइनर टेस्ट 8 तक, ये इनका कॉमन टेस्ट है। इनका क्या है, आपका कॉमन टेस्ट है। यानी बात करें हम तो एक तरह से कैसा टेस्ट है, आपका रिविजन टेस्ट है। रिविजन टेस्ट है, ठीक है। बात करते हैं हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो माइनर टेस्ट 5 का एनालिसिस किया हमने। माइनर टेस्ट 5 का विश्लेषण किया है, 6 का विश्लेषण किया है, 7 का विश्लेषण किया है और 8 का विश्लेषण किया है। इन टेस्टों के विश्लेषण से यानी एनालाइज से जो हमने विश्लेषण किया है, इस विश्लेषण से आपको इस मेजर टेस्ट 2 में कितना बेनिफिट मिला, यानी कितना उपयोग में आई वो क्लास से अपनी, क्या उसका फ़ायदा मिला आपको, तो बता देता हूँ। लगभग क्वेश्चन अपनी एनालिसिस से थे, यानी जो विश्लेषण किया था वही आपके क्वेश्चन आए महत्वपूर्ण। यानी मैं तो सोच रहा हूँ ये करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन लगभग मैंने पूरे पहले एनालिसिस आपको करवाती है। लेकिन फिर भी देखो, रिवीजन टेस्ट की बात करें तो रिवीजन टेस्ट है आपका, तो पूरा रिवीजन पूरा मैटर दोबारा रिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मेजर टेस्ट 2 की। तो 2 की शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एनालिसिस आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्लास को लाइक भी कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। मेजर टेस्ट 2 है तो देखो, मेजर टेस्ट 2 वैसे तो बताऊं तो मैंने पहले पूरा करवा दिया मैटर, लेकिन फिर भी देखो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन का एनालिसिस हुआ है कितने का नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की बैठक का मुख्य विषय था। मुख्य विषय क्या था भाई, हमारी शक्ति हमारा ग्रह योजना का हिस्सा बने, एक और दुनिया संभव है या पूंजीवाद और स्वतंत्रता। तो कौन सा आपका एक और दुनिया संभव है। देखो आपका जो माइनर टेस्ट हुआ था ना, माइनर टेस्ट में क्या पूछा था कि वर्ल्ड सोशल फोरम का जो आपका 16वां है, 16वां आयोजन या बैठक, आयोजन या आपकी बैठक पूछी थी जो माइनर टेस्ट होता उसमें, तो उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था आपका जो आपका काठमांडू नेपाल। याद आ गया ना, ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था, माइनर में पूछा था, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि जो आपका वर्ल्ड सोशल फोरम है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आपका WSF, ठीक है। क्या होता है आपका WSF। मैंने ये बताया था कि वहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका, वो बताया था मैंने, कौन सा आपका पोर्टो अल्गेरे। क्या बताया था मैंने, पोर्टो अल्गेरे। और वो ये किस देश में स्थित है, आपकी ब्राज़ील में। किस देश में स्थित है, ब्राज़ील में, बताया था ना। और इसका जो फर्स्ट सम्मेलन होता है यानी फर्स्ट बैठक हुई थी वो भी कहाँ हुई थी, आपकी ब्राज़ील के अंदर हुई थी। और कब हुई थी, आपकी 2001। तो आप समझ सकते हो वर्ल्ड सोशल फोरम की शुरुआत कब से हुई है, आपकी 2001 से, ठीक है। और ये कौन सा था आपका 16वां, कौन सा था आपका 16वां। थीम कौन सी थी इसकी 16वीं की, इस 16वीं की थीम थी एक और दुनिया संभव है, ये इसकी थीम थी। फिर मैंने वहीं पर बताया था कि भारत के बारे में पूछ लें, किसके बारे में, अपने भारत के बारे में। तो भारत में कौन सा हुआ था आपका, चौथी बैठक हुई थी, कौन सी, 4th बैठक हुई थी आपकी, यह सम्मेलन हुआ था, जो हुआ था आपका कहाँ पर, मुंबई के अंदर। कहाँ पर हुआ था आपका, मुंबई में। और कब हुआ था सर, 2004 के अंदर। कब हुआ था, 2004 के अंदर। ये चीज़ें आपको बताई हुई नहीं है क्या, पूरी डिटेल आपको बताई हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वही क्वेश्चन आया आपका, देखो वहाँ पर पूछा था कि जो आपकी 16वीं बैठक है यानी वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, वो आता आपका काठमांडू नेपाल के अंदर, वो क्वेश्चन था। और उसका आप यहाँ पर थीम पूछ ली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो निम्नलिखित में से वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्था है, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है। देखो पहली बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो बिल्कुल है। IMF की बात कर रहा है तो ये तो बिल्कुल है। IMF की बात करें तो इसकी स्थापना, देखो ये नहीं पूछा तो इसको यहाँ पर विश्लेषण कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, आपकी 1945 के अंदर, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका, मुख्यालय कहाँ पर आपका वाशिंगटन DC, ठीक है, अमेरिका के अंदर है। अभी पाकिस्तान को इसी ने दिया था अपना, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, लोन इसी ने दिया है, IMF ने। चर्चा में रहता है कि IMF ने लोन क्यों किया, भारत ने इसका विरोध किया, ठीक है। तो आपको पूछने की संभावना होती है। इसका देखो सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देश कितने आपके वर्तमान में, सदस्य देश आपके 188 देश, याद कर लेना। विश्व बैंक की बात करें, किसकी, आपकी विश्व बैंक की,
तो विश्व बैंक की स्थापना आपकी जो IMF है इसके 1 साल बाद में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी कब आपकी 1946 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ पर, आपका मुख्यालय की बात करें तो इसका भी आपका वाशिंगटन DC के अंदर है मुख्यालय। जो आपके विश्व बैंक है इसके सदस्य देशों की बात करें, सदस्य देश, तो देखो आपके जो इसके कितने आपके IMF के 188 है, तो विश्व बैंक पीछे क्यों रहेगा, 189 है। कितने देश है आपके, 189 देश है। ये भी आपके वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्था, यानी देशों को लोन वगैरह देती है। ठीक है, गेट की बात करें तो गेट, इसका इंग्लिश में नाम याद रखना। इंग्लिश में कैसे आएगा आपका इसका नाम, इसका इंग्लिश में नाम आएगा GATT, पहले आया हुआ क्वेश्चन आपका। और इसकी स्थापना देखो, गेट की स्थापना हुई थी आपकी जिनेवा में। कब हुई थी आपकी, जिनेवा में। और कब हुई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1948 के अंदर। कब हुई थी, 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसी गेट का एक संस्था बनी थी, फिर इसका अपडेट वर्जन मान सकते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसी गेट का एक अपडेट वर्जन था ये। और इसकी स्थापना बता दूं मैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, इसकी स्थापना हुई थी 1995। ठीक है, तो और इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका, देखो इसी का गेट का ही अपडेट वर्जन है आपका, यानी सुधार वर्जन। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर होगा, फिर जिनेवा के अंदर, जिनेवा के अंदर होगी। और सदस्य देशों की बात करें, इसकी सदस्य देशों की बात करें तो कितने आपके 164 देश। ठीक है, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था आपका IMF के बारे में पूछा था, तब मैंने ये 2-3 संस्थाएं बता दी थी। यहाँ पर देखो आपकी अब 4 हो जाएगी आंसर। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF भी है आपका, विश्व बैंक भी है, गेट भी है, और आपका WTO भी है। इसका शॉर्ट नाम आएगा भाई WTO। ठीक है, तो ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो माल्थस के बारे में पूछा गया है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि दर होती है आपकी अंकगणितीय दर से, ज्यामितीय दर से, साधारण दर से, या बिना किसी प्रारूप के। तो आपको याद है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 ज्यामितीय दर से। दो आपके जो माल्थस थे, कौन आपके माल्थस थे, ये कौन से कहाँ के वैज्ञानिक थे आपके, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। कौन थे आपके, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। याद करो कि माल्थस कौन आपकी ब्रिटिश अर्थशास्त्री। इन्होंने क्या कहा था कि किसी राष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि, मैं लिख देता हूँ, किसी राष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया जाए तो उस राष्ट्र में देखो, प्राकृतिक रूप से जनसंख्या को बढ़ने दिया जाए तो उस राष्ट्र में जो आपके भरण पोषण साधन है, उस राष्ट्र में जो आपके भरण पोषण के साधन है उनमें वृद्धि कैसे होगी आपकी, उनमें तो वृद्धि होगी कैसे आपकी, गणितीय रूप से। और उस राष्ट्र में जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि कैसी होगी आपकी, ज्यामितीय या आपका गुणोत्तर रूप भी आ सकता है, ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप से वृद्धि होती है। यह सिद्धांत था किनका, आपका माल्थस का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। वही देखो आपका एक सिद्धांत और याद कर लीजिए यहाँ पर, कौन सा आपका, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत की बात कर रहा हूँ मैं, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। सबसे पहले तो बताओ ये इसके जनक कौन है आपके, जनक या प्रतिपादक कौन है आपके, M.W.
थॉमसन। कौन आपके? M.W. थॉमसन। इन्होंने क्या बताया था आपका? विश्व की जो जनसंख्या है उनके लिए कितनी अवस्था दी है आपकी? 5 अवस्था दी है। इन 5 अवस्थाओं की बात करें तो भारत कौन सी अवस्था के अंदर है? भारत वर्तमान में तीसरी अवस्था के अंदर है। कौन सी अवस्था के अंदर आपका? तीसरी अवस्था के में है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए और याद रखना इनको, सिद्धांत पूछते हैं इसके। विश्व ज्योग्राफी की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार इनमें से विश्व का शीर्ष उत्प्रवासी देश कौन सा है? और जो आपका माइनर टेस्ट हुआ था वहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा था, याद है क्या आपको? वहाँ पर पूछा था आपका गंतव्य देश कौन सा है। गंतव्य देश कौन सा है? तो मैंने बताया थे, जितने गंतव्य देश थे वो भी बताया था मैंने। कौन सा था आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका गंतव्य देश। ये तो आपका माइनर टेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, माइनर टेस्ट का क्वेश्चन कौन सा था? 7 था, 6 था, ऐसे था आपका विषय जिसमें आपकी वैश्विक टॉपिक था। बात करते हैं, देखो आपका इसी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखो इस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। कौन सी रिपोर्ट है आपकी? वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024। वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024। बात करते हैं इसको जारी कौन करता है आपका? जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को? IMO। कौन करता है आपका? IMO। और ये रिपोर्ट कौन सी थी आपकी? 2020 की। ठीक है, 2020 तक के आंकड़े इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो इसी रिपोर्ट के अनुसार देखो, इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय संख्या, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी हो गई आपकी? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या मैंने ये सारा बता दिया था, वहाँ पर वापस रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी आपकी? 281 मिलियन। कितनी बताई थी मैंने? 281 मिलियन। वैसे तो मुझे आपको पूछना चाहिए क्वेश्चन। और वहीं जो आपकी वैश्विक कुल आबादी की बताई थी, कितना परसेंट आपका? वैश्विक कुल आबादी की, कुल आबादी का 3.6%। याद कर लेना, RPC प्रो एग्जाम अभी बार पीछे हुई है, जस्ट 1 महीने पहले, और मैंने वहाँ भी बताया था ये क्वेश्चन। और यहाँ पर देखो एक पूछा था आपका सर्वाधिक, ये क्वेश्चन आपके माइनर टेस्ट में पूछा गया, माइनर टेस्ट में कलाम में पूछा गया। ठीक है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का अनुपात, प्रवासियों का अनुपात किस देश का रहा है भाई? UAE, संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है, कितना प्रतिशत? 88% से अधिक, 88% से अधिक। बात करते हैं इस रिपोर्ट की। आप देखो, शीर्ष प्रवासी देशों की बात करें हम, शीर्ष प्रवासी देशों की बात करें, कौन से देश? शीर्ष प्रवासी देश। तो शीर्ष प्रवासी देशों को देखो 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था आपके? 2 भागों में बांटा गया था। 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे 2 भाग? वो थे तो उत्प्रवासी देश, उत्प्रवासी देश। देखो मैंने वापस पूरी रिपोर्ट याद करवा दी। यानी उत्प्रवासी का देश का मैंने नाम बताया था मूल देश। ठीक है, और दूसरा बताया था मैंने कौन सा आपका? अप्रवासी देश। और क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था ये वाला, और मैंने ये पूरी डिटेल बताई थी वहाँ पर। अप्रवासी यानी कौन सा आपका? गंतव्य देश। और यहाँ पर देखो अप्रवासी वाला क्वेश्चन बता दो पहला, तो कौन सा था आपका? अमेरिका। और ऑप्शन में इसी के नीचे वाले देशों के नाम थे, और इसमें बताया था मैंने कितना आपका? 51 मिलियन। कितना बताया था? 51 मिलियन लोग हैं वो आपकी गंतव्य रहे आपके अमेरिका के अंदर। और दूसरा था आपका जर्मनी, और तीसरा मैंने बताया था वहीं पर आपके ये ऑप्शन थे आपके अमेरिका, जर्मनी, और एक देश अलग था सऊदी अरब, जो आपके उत्प्रवासी देशों का था मैक्सिको। देखो मुझे तो ऑप्शन भी याद है, अब आपको कितना याद हुआ है अब आप जानो। मैंने आपको अच्छे से याद करवाने की कोशिश की है, वापस याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट से। यदि क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनेगा। तो अप्रवासी देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमेरिका से, जर्मनी से। फिर मूल देशों के बारे में बताया था मैंने। पहला कौन सा था आपका? भारत। कौन सा था आपका? भारत। कितने लोग हुए आपके भारत में मूल देश में? 18 मिलियन। ठीक है, ये याद कर लेना आंकड़ा। फिर 2 नंबर पर कौन सा था आपका?
मेक्सिको, और ये था आपका ऑप्शन में। देखो चारों ऑप्शन भी मैंने अभी ये बता दी। मेक्सिको की बात करिए, देखो उत्तरप्रवासी देशों में दूसरा देश कौन सा? मेक्सिको। और वही देखें हम देश का देश में, ये देश के पड़ोसी देश में, तो मेक्सिको के लोग सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर के यूट्यूब पर रील वगैरह देखते होंगे कि अमेरिका की सीमा कूद कूद के जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेक्सिको इसी कारण चर्चा में है। और आंसर देखो कि इसका क्या हो जाएगा आपका। उत्तरप्रवासी देश पूछा है, मूल देश तो 18 मिलियन यानी भारत। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? भारत। देखो यहाँ पर क्रम भी याद हो गया, देखो इसी क्वेश्चन में आपको क्रम भी याद हो रहा है। आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। मेक्सिको कौन से नंबर पर है? उत्तरप्रवासी देशों में 2 नंबर पर। और देखो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आपका कौन से देशों में? आपके अप्रवासी देशों में। वापिस देख लो, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर कौन आपका? जर्मनी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यह भी मैंने अच्छे से आपको समझाया था। ठीक है, निम्नलिखित घास के मैदान अवस्थिति में असुम्मिलित युग्म है, तो असुम्मिलित युग्म में पूछा है। ठीक है, तो मैंने सभी महाद्वीपों की जो घास वगैरह बताई थी आपको, क्वेश्चन था आपका। तो आंसर क्या? देखो पंपाज घास है, ब्राजील के अंदर है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। लानोस घास आपकी अर्जेंटीना देश दे रखा है। लानोस अर्जेंटीना में नहीं होती, लानोस होती है आपकी दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, ये होती है आपकी वेनेजुएला में। क्या होती है आपकी? वेनेजुएला में। और आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि आपका जलप्रपात कौन सा है, वो भी आपका वेनेजुएला के अंदर है, एंजिल जलप्रपात। ठीक है, और ये घास पूछी गई थी पहले भी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। असुम्मिलित तो पूछा है ना, क्योंकि अर्जेंटीना दे रखा है। आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन से देश में? लानोस, वेनेजुएला के अंदर। डाउन्स कहाँ पर? आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। सवाना कहाँ पर? आपका अफ्रीका के अंदर। कहाँ पर? आपकी अफ्रीका के अंदर। कौन सी घास आपकी? सवाना। और इस घास को क्या बोलते हैं? आपकी बिग गेम एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको? बिग गेम एरिया। मतलब समझते हो? बड़े शिकार की भूमि, बड़े शिकार की भूमि ये बोलते हैं। और देखो ये आपकी घासें दे रखी है ना, ये सभी घासें कौन सी दे रखी है आपकी? देखो पंपाज, लानोस, डाउन्स और जो सवाना घास है, वो किस प्रकार की घास है आपकी? ये पूछ लिया जाता है किस प्रकार की घास है। घास है जो आपके ऑप्शन में दे रखी है, कौन कौन सी? देखो यहाँ पर याद कर लेना, पंपास, लानोस, डाउन्स और सवाना। ठीक है, किस प्रकार की घासें आपकी बात करें तो ये आपकी उष्ण कटिबंधीय घास, उष्ण कटिबंधीय घास, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय घास के बारे में, और आपका आया हुआ है सेकंड ग्रेड के अंदर। ठीक है, वही बात करते देखो आपका अफ्रीका महाद्वीप में एक घास पाई जाती है, कौन सी? आपकी वेल्ड घास। वेल्ड घास कहाँ पर पाई जाती है? आपकी अफ्रीका के अंदर, क्योंकि अफ्रीका और आपका दक्षिण अमेरिका दे रखा है। तो इस घास के बारे में जान लेते हैं। ये कैसी घास है? आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, शीतोष्ण कटिबंधीय घास। वही देखो अपना अर्जेंटीना आया, तो अर्जेंटीना के बारे में जान लेते हैं। अर्जेंटीना में कौन सी घास होती है भाई आपकी? याद है क्या? अर्जेंटीना में पंपास। कौन सी होती है आपकी? पंपास। और एक घास भी कैसी है आपकी? शीतोष्ण कटिबंधीय है। कैसी है आपकी? शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपकी बता दूँ, कंपास ब्राज़ील, लानोस अर्जेंटीना और आपका पंपास, ये तो कौन सी में? आपकी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, सवाना आपके अफ्रीका महाद्वीप में। देशों से अभी आप याद कर सकते हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ये तो बताया नहीं मैंने, पंपास कहाँ पर? आपकी अर्जेंटीना में। ठीक है, कौन सी घास पाई जाती है? आपकी पंपास। और जो कैसी घास आपकी? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो मैंने क्षेत्रफल का क्रम बताया था, जिस दोस्त को क्रम याद है तो आराम से कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था? देखो मैंने बताया था आपका महाद्वीप, और जो क्षेत्रफल होता है ना, विश्व का जो क्षेत्रफल है वो किस में होता है? पहले तो ये याद कर लेना, मिलियन वर्ग किलोमीटर में होता है। किस में होता है आपका? मिलियन वर्ग किलोमीटर में होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था देखो सबसे पहला सबसे बड़ा देश कौन सा? आपका एशिया। एशिया का क्षेत्रफल कितना? आपका 44.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। दूसरा देश बताया था मैंने अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा देश बताया था मैंने? अफ्रीका महाद्वीप बताया था, और इसका क्षेत्रफल कितना? आपका 30.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तीसरा देश बताया था मैंने उत्तरी यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका। इसका क्षेत्रफल कितना बताया था मैंने? 24.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर। चौथा देश था आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, इसका मैंने क्षेत्रफल कितना बताया था आपको?
17.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर। देखो ये याद होना चाहिए क्रम, मैं क्रम बता रहा हूँ आपको ना। फिर आपका पन्नी 5वां नंबर बताया था मैंने अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल मैंने कितना बताया था, 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 6 नंबर पर बताया था मैंने, छठा देश था आपका क्षेत्रफल के अंदर यूरोप, ठीक है, वो कितना था आपका 10.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और 7वां देश था आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सबसे छोटा देश कौन सा आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका 8.5 मिलियन, ठीक है। ये आपका क्रम है, और ये क्रम मैंने आराम से बताया था, वहाँ पर क्षेत्रफल का क्रम भी बताया था, और साथ साथ आपको जनसंख्या क्रम भी बताया था। जनसंख्या में आप याद कर लेना, पहला कौन सा आपका एशिया, दूसरा कौन सा आपका अफ्रीका, तीसरा देश कौन सा आपका यूरोप, और चौथा यूएसए, पांचवा दक्षिण अमेरिका, और फिर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। जनसंख्या क्रम भी आपको याद करना है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो यूरोप का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है। देखो यूरोप का कितना आपका 10.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, अंटार्कटिका कितना आपका 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो अधिक है क्या, नहीं, कम है। कैसा आपका गलत हो जाएगा, यूरोप का क्षेत्र अंटार्कटिका से कम है। कैसा होगा आपका, कम है, ठीक है। अफ्रीका का क्षेत्र यूरोप ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से, तो अफ्रीका का क्षेत्र मैंने कितना बताया आपका 30.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना आपका 30.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यूरोप है ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त से, तो यूरोप का कितना आपका 10.2 और ऑस्ट्रेलिया कितना आपका 8.5। यूरोप का कितना आपका 10.2 प्लस ऑस्ट्रेलिया कितना आपका 8.5, टोटल जोड़े तो आपका कितना होगा 18.7। क्या यूरोप का क्षेत्र अफ्रीका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है, बिल्कुल है, बिल्कुल अधिक है, ये देख लीजिए। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका से कम है। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका से कम है, बिल्कुल। देखो ये तो आपका उत्तरी अमेरिका है, इसका 24.7 है, दक्षिणी अमेरिका का आपका 17.8 है, तो बिल्कुल कम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला गलत है, 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। पूरा अच्छे से आपको डिटेल से समझाया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा रिविजन करवा दिया वापिस आपको। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित प्रमुख नदी सहायक नदी में कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिया। देखो ओरिनिका की बात करें तो ओरिनिका रियो केरोनी बिल्कुल सही है, ठीक है। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया की आपके मिकांगा क्या नहीं है। मिसिसिपी की अरकानसास बिल्कुल है। अमेजन की आपकी मेडेरा बिल्कुल है। तो हमें क्या पूछा, सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपकी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोलंबिया दे रखा है उसकी मिकांग सहायक नदी नहीं है। कोलंबिया नदी की बात करें तो कोलंबिया नदी कहाँ से निकलती है आपकी, कनाडा के पश्चिम से निकलती है। कहाँ से निकलती है आपकी, कनाडा के पश्चिम से निकलती है। कनाडा के पश्चिम से उद्गम होता है इसका। और ये किस महासागर में, इसका मुहाना कौन से महासागर में गिराती है अपना जल, ये पूछा जाता है भाई। मुहाना प्रशांत महासागर में, कौन से में, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी आपकी, सनेक है। कौन सी आपकी, सनेक इसकी सहायक नदी है। कौन सी हो जाएगी, सनेक, ठीक है। इसी के ऊपर आप देखो आपका एक बांध है जो बार बार पूछा जाता है। बांध कौन सा आपका, ग्रेट कुली बांध, ग्रेट कुली बांध। और कहाँ पर है ये आपका, यूएसए के अंदर, ठीक है। इसी नदी ये आपके पश्चिमी कनाडा से निकलती है, यूएसए में बहते हुए प्रशांत महासागर में गिर जाती है। बात कर लेते हैं बाकी नदियों की। देखो आपकी मिसिसिपी अरकानस है, तो ये भी आपकी कौन सी महाद्वीप है, आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। देखो ऑप्शन नंबर 2 कोलंबिया, और आपकी जो मिसिसिपी है, ये दोनों नदी कौन सी महाद्वीप में आपकी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो महाद्वीप याद रखना इनका, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है किस महाद्वीप में स्थित है, इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ। ये भी किस महाद्वीप में आपकी, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूएसए लिख देता हूँ साथ साथ, ठीक है। पहले तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है मिसिसिपी। और आपकी देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ये आपकी, जो उत्तरी यूएसए महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी मैंने टेस्ट में अच्छे से समझाया हुआ है वैसे तो आपको, ठीक है। और जो ये डेल्टा बनाती है ना, डेल्टा, ये पूछा जाता है भाई, डेल्टा कैसे बनाती है, डेल्टा बनाती है आपकी पक्षी के पंख जैसा, होती है ना आपका पक्षी के पंख जैसा डेल्टा बनाती है नदी। ये क्वेश्चन पूछा गया है
आपकी क्वेश्चन की पक्षी के पंख जैसा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी नदी बनाती है। और इसकी आपकी अरकान्स इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा दो नदी और आपकी कौन सी आपकी ओहियो और टेनेसी, ये भी इसकी सहायक नदी है। बात करते हैं बाकी देखो आपकी ये दो आपकी अमेजन और मेडेरा आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। देखो ऑप्शन नंबर 1 के बारे में और जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें हम तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले तो देखो आपका कौन से महाद्वीप में? आपकी दक्षिणी यूएसए महाद्वीप में। ठीक है, कौन से महाद्वीप में? आपकी दक्षिणी यूएसए महाद्वीप में स्थित है। देश की बात करें तो वेनेजुएला, मैंने बार क्या बताया था? वेनेजुएला बताया था ना, वेनेजुएला देश में स्थित है। मैंने वेनेजुएला क्यों लिखा? इसी नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात कौन सा भाई? नाम बताओ फटाफट। उस जलप्रपात का नाम क्या है आपका? एंजिल जलप्रपात। कौन सा आपका? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात। ठीक है, कितनी मीटर है आपका? ये भी याद कर लेना, क्योंकि आरपीएससी कोर्ट वाली क्वेश्चन पूछती है, इसलिए हर चीज़ आपको बारीकी से याद होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आपकी बारीकी से याद होनी चाहिए। अब फैक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप बता दोगे सीधा एंजिल जलप्रपात है। कूट पूछेगा कि विश्व का में बहने वाली ओरिनिका नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, वहाँ की वही है वेनेजुएला देश से प्रभावित होती है। वेनेजुएला देश में इस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। उसकी ऊंचाई पूछ लेगा असत्य कथन में कि एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई 800 और कुछ है। इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 979 मीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अमेजन आपको बताइए, अमेजन के बारे में यहाँ पर जान लेता हूँ मैं, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ आपको अमेजन के बारे में। नदी मेडेरा है, ये भी कहाँ पर? आपकी दक्षिणी यूएसए के अंदर। ठीक है, और ये आपकी देखो अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, यहाँ पर लिख देता हूँ अफवाह की दृष्टि से। वैसे तो नील है ना, नील के बाद में दूसरा नंबर पर अमेजन आती है, लेकिन अफवाह की दृष्टि से, अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी कहाँ की? आपकी विश्व की, विश्व की। ठीक है, याद हो गया होगा। पूरी डिटेल आपको दोबारा रिवीजन करवाइए। वैसे मैंने टेस्ट में पूरी डिटेल करवाई हुई है। जिस दोस्त ने अपना वीडियो देखा है, विश्लेषण देखा है, उस दोस्त के लिए ये बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि पूरा रिवीजन हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वहाँ पर क्या पूछा था कि जो आल्प्स पर्वत है वो किस देश में किस सीमा से गुजरता है? माइनर टेस्ट में क्या आता है आपका क्वेश्चन? माइनर टेस्ट में आता है कि आल्प्स पर्वत है वो किस देश की सीमा से गुजरता है? तो मैंने बताया था कि फ्रांस से स्पेन की सीमा के बीच से गुजरता है। कहाँ पर स्थित है? फ्रांस से और स्पेन के बीच। आल्प्स पर्वत की मैंने बताया था, वहाँ पर क्वेश्चन था यूरोप महाद्वीप का। कौन से महाद्वीप में स्थित है? आपके यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पूरी डिटेल बताई थी आपको। देखो पूरे वही क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको पहले ही मैंने टेस्ट में करवा दी। वहाँ से ज़्यादा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसी का फायदा हमें फर्स्ट ग्रेड में मिला था कि मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं छोड़ी। चाहे कूट पूछो आरपीएससी, चाहे फैक्ट क्वेश्चन पूछो, वहाँ से बाहर जाने की संभावना होती नहीं है। ठीक है, देखो निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार दक्षिणी फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड तक है। बिल्कुल राइट। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रेणी की बात करें तो कौन कौन से देश आते हैं इसके अंदर? देखो ये तो ऑस्ट्रिया आता है। कौन सा आता है आपका? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, याद कर लेना, इटली, इटली पता है ना, इटली तो बहुत चर्चा में रहती है आपकी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, आपके स्विट्जरलैंड तक आपकी ये विस्तारित है। ये तो देश है इसके अंदर आती है। बिल्कुल राइट है। माउंट ब्लॉन्क आल्प्स पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च उच्च शिखर है। बिल्कुल राइट। ठीक है, और इसका ऊंचाई कितनी है आपकी? 4807 मीटर। वहाँ पर भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सत्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्न में से कौन सा एक शीत मरुस्थल का उदाहरण नहीं है? वहाँ पर पूछा था आपका गर्म मरुस्थल। माइनर में कौन सा क्वेश्चन आया था आपका? माइनर में कौन सा क्वेश्चन आया था आपका? गर्म मरुस्थल का क्वेश्चन आया था। और वहाँ पर एक मरुस्थल दे रखा था, कौन सा आपका? शीत मरुस्थल। एक मरुस्थल का ऑप्शन दे रखा था शीत मरुस्थल, और वो ऑप्शन में क्या दे रखा था आपका? गोभी का मरुस्थल दे रखा था, नहीं दे रखा था। यदि आपने माइनर टेस्ट दिए है तो आपने देखा था नहीं देखा था बता दो। ऐसे नहीं बोल सकते कि सर ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि जो है वो है। मेहनत काम आती है भाई। देखो यहाँ पर देखो आपका बात करते हैं तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल कौन से देश में स्थित है? आपकी पश्चिमी
चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपकी पश्चिमी चीन के अंदर। गोबी का मरुस्थल मैंने वहाँ पर क्या बताया था आपका? मंगोलिया बताया था। और आपकी इस सारू आपको देख सकते हो वहाँ पर जो आपका माइनर टेस्ट है, वहाँ पर ये चारों आपके मरुस्थल हैं, उस सब का बारे में बता दिया था मैंने। कौन सा मरुस्थल है? काराकोरम मरुस्थल। काराकोरम मरुस्थल कहाँ पर? आपके तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ पर? आपके तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। कौन से देश में स्थित है भाई? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ये तीनों मरुस्थल बताए मैंने। कौन कौन से? तकलामकार मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल और काराकोरम मरुस्थल। ये कैसे? आपके शीत मरुस्थल यानी ठंडे मरुस्थल है। शीत का मतलब समझते हो ना आपके? ठंडे मरुस्थल। तो देखो अब मैंने देश बता दिया, ये मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल और आपका जो गोबी का मरुस्थल है। और साथ ही में यहाँ पर याद करो कौन से महाद्वीप में स्थित है, मैंने ये भी बता दिया था साथ साथ। तो ये आपके महाद्वीप की बात करें तो सभी कौन से में? आपकी एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है? आपकी एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका। और आंसर, फिर आपका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4। बात करें आपकी सोनरल मरुस्थल, तो कहाँ पर स्थित है? आपकी मेक्सिको में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? आपकी मेक्सिको में स्थित है। मेक्सिको में, ठीक है। और मेक्सिको किस महाद्वीप में आता है? आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। याद हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ, अब तो याद हुआ कि नहीं? अब याद कर लेना अच्छे से। तकलामकान मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, ये सभी कैसे हैं? आपके ठंडे मरुस्थल हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? कौन से महाद्वीप में स्थित है? आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। देश आ जाए तो तकला मरुस्थल आपके पश्चिमी चीन में स्थित है, काराकोरम मरुस्थल आपके तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, गोबी का मरुस्थल आपके मंगोलिया में स्थित है। आपको पता ना, एक वो शासक आया था कौन? चंगेज खां, मंगोलिया से तो आता वो, याद है ना आपको? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन जितने थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे और बहुत ही आपकी जो हमने मैटर करवाया रिवीजन वही क्वेश्चन थे लगभग, ठीक है। आप देखो राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो आप देखते हो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन किस आधार पर था? सबसे पहले तो आधार पर था ये समझ के आधार पर। कौन से आधार पर? समझ के आधार पर। देखो पंचभद्रा, सांवरला और कपराना खारे पानी की गर्त निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो सबसे पहले देखो आपका घग्गर बेसिन। तो घग्गर बेसिन में आपकी पंचभद्रा कहाँ पाई जाती है? हनुमानगढ़, गंगानगर में आपका घग्गर बेसिन पाया जाता है। किस जिले में? आपके हनुमानगढ़ और आपका गंगानगर। किस नाम से जाना जाता है? ये आपके नाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें सब नहीं पाए जाते, ठीक है। वैसे आप क्वेश्चन देखो माई बेसिन, माई बेसिन में कोई भी खारी नदी नहीं पाई, माई बेसिन में कोई भी खारी झील नहीं पाई जाती है। तो ये भी राइट गलत हो जाएगा। माई की बात करें हम तो माई नदी का देखो यहाँ पर याद करो, अब मेरा उद्देश्य होना चाहिए याद करना। तो अब मैंने क्या बताया था, माई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका उद्गम होता है आपका अमरोरो की पहाड़ी। और यदि कल के आपके नाथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन देखें तो नदी बहुत ही शानदार तरीके से समझाई। एक ही वीडियो है लगभग 1.5 घंटे का, वहाँ से बाहर राजस्थान की नदियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितने क्वेश्चन आए थे वो प्रवेश क्वेश्चन थे, उन प्रवेश क्वेश्चन की इस तरह से व्याख्या की है, प्रत्येक नदी को डायग्राम बना बना के आपको समझाया। देख सकते हो, आपकी इच्छा। उद्गम देखो आपकी अमरोरो की पहाड़ी, और किस कहाँ पर स्थित आपकी? MP। और झील कौन सी? आपकी महंद झील। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? आपकी खादू गांव। और खादू गांव कहाँ पर पड़ता है? आपका बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। लंबाई की बात करें 576 किलोमीटर। और फिर ये आपकी कहाँ पर गिरती है? आपकी खंबाती खाड़ी में गिर जाती है, खंबाती खाड़ी। और यह पूछा जाता है कि अरब सागर की शाखा, तो पूरा बता दिया था मैंने, वहाँ पर पूरा आपको बता दिएगा। खाड़ी, खंबाती खाड़ी में 2 नदियाँ गिरती है आपकी, साबरमती और बनास, माई, ठीक है। और आपकी पश्चिमी बनास और लूणी कहाँ पर गिरती है? कच्छ के रण में। अरब सागर की शाखा की बात करें तो अच्छे से आपको समझा गया। शेखावटी कैसा? आपका अंतर प्रवाही प्रदेश है, तो ये झीलें यहाँ पर तो पाई नहीं जाती। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो आप। पंचभद्रा कहाँ पर है? आपकी बाड़मेर के अंदर। तो आपको बताया कि बाड़मेर में कौन सी नदी बहती है? लूणी, लूणी जवाई बेसिन। आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर सर ये आपकी सांवरला है, सांवरला कहाँ पर? आपकी जालौर के अंदर, ठीक है। जालौर के अंदर स्थित है सांवरला। और यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जालौर, पंचभद्रा से भी किया जाता है, जालौर से भी नमक का उत्पादन। कपराना से अभी कुछ नहीं किया जाता, लेकिन कपराना की बात करें तो ये नागौर में है। कहाँ पर स्थित है? आपके नागौर जिले के अंदर स्थित है कपराना। और किस नदी बेसिन में? आपकी लूणी जवाई बेसिन। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपकी लूणी जवाई बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, गोडवार प्रदेश। देखो कितने क्वेश्चन आपको कनेक्ट हो गए, कितना रिवीजन हो गया होगा आपका, अच्छा लगा ना? तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। और पूरी चीज़ें आपको एक
डिटेल से बारीकी से आपको मैंने टेस्ट में ये चीज़ें बताई थी। जब आपका ज्योग्राफी का टेस्ट इसी में होता, आपका 5वां टेस्ट था, छठवां टेस्ट में आपकी नदियाँ थी। ठीक है, तो देख लेना उसमें ये पूरी चीज़ें आपको बताई हुई है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? देखो आराम से अच्छे से समझाया हुआ क्वेश्चन है आपका। और क्लास 9th एप्लीकेशन की देखना चाहो आगे पटारे की तो बता देता हूँ, पहली क्लास है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया गया था पहली क्लास। तो उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है, बिल्कुल राइट। ठीक है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार कितना मीटर आपका? 1360 मीटर। कितना मीटर आपका? 1360 मीटर, याद कर लेना। बुराट के पठार की सर्वोच्च चोटी जरगा है, बिल्कुल राइट। कौन सी है? जरगा। कहाँ पर? आपकी उदयपुर के अंदर। ठीक है, ऊंचाई कितनी है आपकी? 1431 मीटर। बताई हुई है कि नहीं है? पूरी बताई हुई है। ठीक है, बुराट के पठार की मैंने बार बार बताया है कि बुराट का पठार का पूछा जाता है। बुराट का पठार कहाँ से कहाँ तक आपकी? तो वो गोगुंदा से ऐसे आता है, तो एक तो क्वेश्चन आता है आपका गोगुंदा से कुमलगढ़, ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन के अलावा आपका यह आ जाता है कि उदयपुर से राजसमंद। इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो जिलों का नाम दिया जाता है, एक फाड़ियों का नाम दिया जाता है। तो आंसर देखो, ये गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर में। और राजसमंद कहाँ पर? आपकी कुमलगढ़ के अंदर। ठीक है, कुमलगढ़ है वो राजसमंद के अंदर स्थित है। तो ये पठार बार बार पूछा जाता है। और राजस्थान का यदि पठारों का क्रम पूछिए तो दूसरे नंबर पर आता है ये। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, और कहाँ पर? ये आपकी सीकर के अंदर है, बिल्कुल राइट बात है। और 1055 मीटर। कितनी है आपकी? 1055 मीटर, बिल्कुल राइट है। परवेरिया तथा सुरागाड़ दरा मुकुंदराव की पहाड़ी में स्थित है। नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। मैंने बताया था कि परवेरिया, सुरागाड़ और जो आपकी शिवपुरी है वो कहाँ पर? आपकी अजमेर की दरें। कहाँ की दरें? आपकी अजमेर की दरें। अजमेर की दरें। और अजमेर में कौन सी है? आपकी मध्य अरावली। मध्य अरावली की बात करें तो कौन सा पहाड़ी आती है? आपकी नागफाड़। नागफाड़। और नागफाड़ की औसत ऊंचाई कितनी है आपकी? 795 मीटर। तो वैसे याद करो। और यहाँ पर 3 दरें पाई जाती है अजमेर में, कौन कौन सी आपकी? बर, परवेरिया, बर, परवेरिया, और आपका देखो शिवपुरी या सुराघाट। शिवपुरी भी आ सकता है या सुराघाट आ सकता है। ठीक है, ये आपके बर से लिखा ना मैंने, बर, हाँ बर, परवेरिया, शिवपुरी और सुराघाट। ये 3 दरें आपकी कहाँ पर? आपके अजमेर के अंदर। वही तीनों के बारे में मैंने बताया था। वही मैंने बताया था मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? आपकी हाड़ौती में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हाड़ौती प्रदेश के अंदर। और मैंने ये भी बताया था कि मुकुंदरा पहाड़ी है, जिलों की बात करें तो आपको आ जाएगा कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़। वही बात करें यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मैंने क्या बताई थी? सबसे ऊंची चोटी क्या बताई थी मैंने? वो बताई थी मैंने चांदवाड़ी। कौन सी बताई थी आपकी? चांदवाड़ी बताई थी। और उसकी ऊंचाई बताई थी मैंने 517 मीटर। ठीक है, अब देखो ऐसे तक कौन सा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4। पूरा क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति देखो दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में स्थित है? देखो ऋषिकेश की बात करें, ऋषिकेश सिरोही के अंदर है, सिरोही के अंदर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? इसकी ऊंचाई आपकी 1017 मीटर। 1017 मीटर। याद करो ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है? 1017 मीटर। किस जिले में स्थित है? सिरोही में। बानगढ़ कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर। बानगढ़ की ऊंचाई की बात करें कितनी है आपकी? 649 मीटर। हमें क्या पूछा? देखो दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली। तो ये तो आपका दक्षिण पश्चिम अरावली में स्थित है, बानगढ़ उत्तर पूर्व अरावली में स्थित है। तो आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। महाराज देखो यहाँ पर बात करते हैं, महाराज जी देखो आपका ये आपके मध्य अरावली में। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? यही है, मध्य अरावली में स्थित है। महाराज जी आ सकता है। उपनाम की बात करें इसको, महाराज जी आ सकता है। महाराज जी के अलावा गौरम जी भी आ सकता है, गौरम जी भी आ सकता है आपकी ऑप्शन में, या आपका टोटगढ़ भी आ सकता है। और ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 934 मीटर। और किस में स्थित है आपकी? अजमेर के अंदर। और अजमेर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महाराज जी है और मध्य अरावली की। लेकिन ये आपने क्या पूछा था हमें? दक्षिण पश्चिम। बैराट अपनी जयपुर के अंदर है। बोराट का पठार अभी देख लिया। रोजा बखरो देख लो, रोजा बखरो आपको जालौर के अंदर है। कहाँ पर? आपका जालौर के, यानी ये भी कौन सी में? इसी में आपके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। रोजा बखर की ऊंचाई पूछी जाती है 730 मीटर। और रोजा बखर के साथ एक और आती है आपकी इसराना बखर, ये भी जालौर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई आपका 839 मीटर। तो यहाँ पर ये आ जाए ऑप्शन, मैंने वहाँ पर मायने में बताया था कि जालौर पर्वत आ जाए तो जालौर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आपकी इसराना बखर। और यदि जालौर की पूछे तो जालौर की कौन सी? आपकी डोरा पर्वत। तो वापस रिवीजन करा रहा हूँ मैं।
869 मीटर है आपकी डोरा पर्वत की। और ये किस में पहाड़ियों में स्थित है आपकी? जसवंतपुरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी में स्थित है आपकी? जसवंतपुरा की पहाड़ी। ऐसे याद रखना। पोतवार का पठार देखो अलवर के अंदर है, तो ये पोतवार का पठार बार बार पूछा जाता है, आपके अलवर के अंदर है। और ऋषभ देव आपके अभी ने बताया, ऋषभ देव कहाँ पर? आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ पर? आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है। यहाँ पर देखो ये उल्टा दे रखा है। उल्टा कैसे? देखो इसमें पूछा था आपका दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व है, ये दे रखा है उत्तर पूर्व अरावली और दक्षिण पश्चिम अरावली। ठीक है, तो ये तो उल्टा, चौथा ऑप्शन उल्टा दे रखा है और पहला ऑप्शन जो क्रम पूछा है। तो आपको इसका मतलब कि आपको ये पूछने की कोशिश की गई कलाम द्वारा कि आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। ठीक है, मेन उद्देश्य ये था इस क्वेश्चन में। तो दो ऑप्शन देखो, पहला और चौथे में काफ़ी दोस्तों ने कन्फ्यूज हुए होंगे, मुझे पता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। राजस्थान में जनवरी माह में कौन सा जिला 6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रखता है? तो देखो ये अपना राजस्थान है, इसमें मैं छोटा सा राजस्थान बनाऊँ अपना। यह अलवर हो गया अपना, तो राजस्थान ऐसे बनता है ना अपना, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, तो इस बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस वाली रेखा है वो यहाँ से गुजरती है, ऐसे गुजरती है आपकी 6 डिग्री सेल्सियस वाली रेखा। 6 डिग्री याद करना, और ये आपकी 10 डिग्री वाली याद करना। 6 डिग्री और 10 डिग्री वाली। 10 डिग्री है तो यहाँ पर ये तो थोड़ा सा इधर का हिस्सा आता है, कुछ हिस्सा इधर वाला आता है, ये वाला 10 डिग्री के अंदर। तो यहाँ पर देखो 6 डिग्री यानी ऊपर वाले जिले, तो देखो ऊपर वाले जिले कौन से आपके 6 डिग्री में? तो 12 बूंदी नहीं है, सवाईमाधोपुर करौली नहीं है, बाड़मेर जोधपुर नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से याद करो, ये 4 रेखाएं गुजरती है, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री। ठीक है, इनको आप रेखा के अनुसार यानी डायग्राम से याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। एक बार देख लेना डायग्राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14। कोपेन का वर्गीकरण बहुत ही अच्छे से समझाया था। देखो वापस बता देता हूँ, मैप ले लेता हूँ मैं। देखो मैप लेते हैं पहले, तो फिर से मैप के जरिए समझा देता हूँ। ये अपना राजस्थान है, क्या अपना राजस्थान है। और मैंने क्या बताया था, कोपेन ने कितने भागों में बांटा था आपका? कोपेन देखो पूरा वर्गीकरण आपको समझाया हुआ है। ठीक है, इसका आधार क्या था आपका? आधार क्या था आपका? वनस्पति और वर्षा। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, इसने कितने भागों में बांटा है राजस्थान को? 4 भागों में बांटा था। ठीक है, पहला इधर वाला भाग कौन सा था आपका? देखो यहाँ से शुरू हो रहा था, मैंने बताया था, और यहाँ तक जा रहा था। ठीक है, ये कौन सा था आपका? BW SW। बाकी आप क्लास देख सकते हो, बनाई हुई है पूरी। दूसरा भाग था आपका ये वाला, यहाँ से शुरू था ये और इधर तक था अलवर। तीसरा यहाँ था आपका जालौर से सिरोही से शुरू था और आपका इधर वाला ये एरिया। ठीक है, उत्तरी अरावली कुछ। ये था आपका BW SW, ये था आपका BSSW, ये था आपका CWG और ये था आपका AW। ठीक है, ये मैंने बताया था। और इनके प्रतिनिधि जिले आप कमेंट में लिखो, सभी प्रतिनिधि जिले आपको सभी बताए हुए हैं, कमेंट लिखो। ये तो अपनी तो मैं बताऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आप देखो AW, देखो AW आपके दक्षिण राजस्थान में, तो दक्षिण राजस्थान वाला जिला कौन सा? बांसवाड़ा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। BW SW देखो आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो कौन सा आ रहा है आपका? इधर देखो गंगानगर, ये गंगानगर किस में आएगा? BW SW। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। BSW देखो आपका कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ पर बाड़मेर है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में बाड़मेर आ रहा है, बाड़मेर चला जाएगा। CWG देखो अलवर आ रहा है, अलवर कहाँ पर आपका? यहाँ पर अलवर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये अलवर हो जाएगा। आंसर देखो क्या हो जाएगा आपका 14 का? आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3 4 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिनिधि जिले आप कमेंट में लिखोगे पूर्व का, जैसे आपके कौन सा आपका, इसका कौन सा आपका बीकानेर, इसका कौन सा आपका नागौर, इसका कौन सा आपका टोंक, इसका कौन सा आपका बांसवाड़ा। मैंने सही बोला कि गलत बोला, ये भी कमेंट में बताना। मैंने बता तो दिया आपको, भूल जाता हूँ मैं, बता नहीं थे। 15 देखना अपना, 60 सेमी की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कौन से जिले नहीं गुजरते? तो देखो एक इस वर्षा वाले में थोड़ा सा डाउट रहता है ना। अभी आपके 80 सेमी वाला पूछा गया था आपका फर्स्ट ग्रेड में, 80 सेमी वाला। ठीक है, तो इसको मैं बता दूं थोड़ा सा अपना, ये अपना मैप अपना। ठीक है, ये अपना राजस्थान है, कौन सा अपना? ये अपना राजस्थान है। ठीक है, तो आपको देखो दो चीज़ें तो आपको पता ही है कि 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। ऐसे याद कर लिया करो, 50 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा क्या करती है आपकी? आपके राजस्थान है RJ इसको 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। ठीक है,
फिर आपने देखा होगा कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश की पूर्वी सीमा कितनी है आपकी, क्या आपने देखा होगा कि पूरी सीमा सर 40 सेमी समवर्षा है। कितनी आपकी 40 सेमी समवर्षा है। तो दो, फिर आपने ये देखा होगा कि पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 25 सेमी समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। कौन सी आपकी 25 सेमी समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी रेतीले प्रदेश की पश्चिमी सीमा कितनी है आपकी 10 सेमी समवर्षा रेखा है, 10 सेमी समवर्षा रेखा है। तो देखो अब पश्चिमी राजस्थान का तो पूरा हो गया काम तमाम। कैसे, अब आराम से पता लगा लोगों कि 25 सेमी तो इधर वाले जो अर्धशुष्क प्रदेश है वो वाले जिले आएंगे, अर्धशुष्क प्रदेश है ना, और आपके 10 सेमी के इधर ये वाले जिले हैं जो शुष्क में आएंगे। 10 सेमी समवर्षा रेखा होती है जो आपके जैसलमेर, बीकानेर, गंगा, इधर थोड़ा गंगानगर वाला हिस्सा, नीचे वाला थोड़ा सा बाड़मेर वाला हिस्सा, ऐसे याद कर लोगे। यहाँ पर 50 सेमी, आप देखो 50 सेमी से 60 सेमी वाली समरेखा गुजरती है इधर से। आपके जो सिरोही के में तो थोड़ी ज़्यादा होती है वर्षा, लेकिन देखो आपका जालोर इधर आपकी जयपुर से होते हुए अलवर ये वगैरह किस में आती है आपकी 60 सेमी में आती है। ठीक है, अब जो थोड़ी सी अब छोटा पड़ गया अपना मेघ, यहाँ से 70 सेमी समवर्षा रेखा गुजरती है इधर से धौलपुर वगैरह होते हुए। ठीक है, ये याद कर सकते हो। लेकिन देखो 80 सेमी पूछा था आपका, 80 सेमी इधर से गुजर के, ऐसे गुजर के और ऐसे था उसका डायग्राम। तो यहाँ पर देखो ये 80 सेमी यहाँ पर उत्तरी दक्षिणी कोटा के अंदर भी इसमें शामिल होता है। कौन सा आपका दक्षिणी कोटा, लेकिन कोटा शामिल होता है। लेकिन आप इसमें देखो, इसमें आरपीएस ने आंसर माना है बूंदी। ठीक है, जो आंसर क्या है आपकी फर्स्ट ग्रेड की बूंदी बना है। ठीक है, लेकिन बूंदी से तो देखो बहुत मुश्किल है, बूंदी से नहीं गुजरती। इस ऑप्शन को डिलीट करना ही बेहतर रहेगा, मैं शायद जहाँ तक। बाकी देखो इन रेखाओं का क्या होता है, क्रम बदलता रहता है, तो ऐसे याद नहीं भी नहीं होती आपको, सभी को पता है। लेकिन देखो आप आइडिया लगा सकते हो, आइडिया जैसे आपको ऐसे आपको याद होना चाहिए 50 सेमी समरेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो इधर वाली तो ज़्यादा होगी, 50 सेमी इधर वाली वर्षा ज़्यादा होती है ना। अरावली के देखो पूर्व में वर्षा ज़्यादा होती है, मैंने पहले वहाँ पर माइनर टेस्ट बताया जहाँ पे भी समझा था। और पश्चिम में क्या होती है, कम होती है। तो आप आराम से थोड़ा सा पकड़ सकते हो, और आइडिया से थोड़ी सी यदि समझ है तो उस क्वेश्चन करने की संभावना आपको 80% आपकी संभावना होती है, और सही होता है 80% तक। ठीक है, बाकी 20% तो देखो, और जहाँ 80% सही होने की संभावना हो ना, वहाँ पर आपको क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये भी याद रखना। आंसर जगह में 60 सेमी वाली पूछी है, देखो 60 सेमी में कौन सा नहीं गुजरता है। 15 की बात करें तो कौन सा नहीं गुजरता है आपका, देखो आपका जयपुर गुजरता है, राजसमंद गुजरता है, मैंने ये बताया ना, और ये आपका अजमेर गुजरता है। लेकिन देखो आपका सवाई माधोपुर तो इधर है, यहाँ पर सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर नहीं गुजरता। आंसर जगह ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलो विचार कीजिए। स्थानीय भाषा में इस नदी को नाली कहलाती है। नाली का नाम सुनते ही याद आ जाना चाहिए गगर, काफ़ी बार बताया आपको। इसे मर्त नदी के नाम से जाना जाता है, मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है, मर्त के साथ सोतर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, नट के नाम से जाता है, नट सोतर, सरस्वती के नाम से, आदि से नाम से जाना जाता है, बिल्कुल राइट। और फिर तो विशेषता किसकी आपकी, गंगा नदी की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गंगा नदी की बात करें तो देखो गंगानगर का बटनेर और हनुमानगढ़ का बटनेर और गंगानगर के सूतगढ़ के बीच क्या होता है आपका, नाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यदि शिवालिक पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है तो पानी खाते जाता है आपको पाकिस्तान के अखरा तक। ठीक है, वही बात करिए जो आपकी किस जिले से प्रवेश करती है आपकी गंगा नदी, टिब्बी प्रदेश, टिब्बी से आपकी हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, और यहाँ पर टिब्बी में आपकी तिलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में, वो आपकी बाढ़ संभावित क्षेत्र है। जो हनुमानगढ़ जंक्शन है वो आपकी गंगा नदी के पेटेसी के तल से भी नीचे है, जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। ये पूछा है क्वेश्चन है। लूणी की बात करें देखो लूणी आपकी मारवाड़ की जो है गंगा कहलाती है वैसे तो, और आपकी मारवाड़ की सबसे लंबी नदी है, 2 धाराओं के रूप में निकलती है, 2 धाराओं के रूप में निकलती है। कौन कौन सी आपकी, सरस्वती और सागरमती। सरस्वती कहाँ से निकलती है आपकी पुष्कर से, और सागरमती कहाँ से निकलती है आपकी नागपाड़ से। नागपाड़ से निकलने के बाद लूणी आपकी 2 धाराओं में आपकी गोविंदगढ़ में मिलती है। कहाँ पर मिलती है आपकी, गोविंदगढ़ में। पूरा समझा हुआ नदी में, यदि अफवाह तंत्र वाली क्लास देख लेना, बाकी आपको माइनर में समझा भाई। वहाँ से निकलने के बाद ये नागौर में जाती है, नागौर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में पाली, पाली के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालौर, और फिर आपकी कच्छ के रण में समा जाती है। क्रम भी याद कर लेना लूणी जवाई बेसिन का। यहाँ सहायक देखो गुहिया, गुहिया के बाद बंडी, सूखली, और फिर आपकी आ जाती है जवाई, और जवाई के बाद में इधर आ जाती है आपकी कौन सी लास्ट, और लास्ट कौन सी आती है सागी। ऐसी नदियाँ याद कर लेना। वही काकरी देखो, काकनी का उपनाम पूछिए तो मसूरदी के नाम से जन जाती है। किस नाम से जन जाती है आपकी, मसूरदी के नाम से जन जाती है, मसूरदी के नाम से। और किस जिले में होती है, काकनी या काकने भी आ सकता है, और काकने भी आ सकता है, काकने। और किस जिले में आपकी, जैसलमेर में। और किस झील का निर्माण करती है आपकी,
किस झील का निर्माण करती है आपकी बुद्ध झील का। सभी बताए हुए क्वेश्चन। और आंतरिक अपाव तंत्र की सबसे छोटी नदी और आंतरिक अपाव तंत्र की सबसे बड़ी, आंतरिक अपाव तंत्र की सबसे छोटी। बाणगंगा देखो बैराट की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ी। कहाँ पर आपकी बैराट की पहाड़ी? जयपुर। रिविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? और वही बात करें बाणगंगा को क्या बोलते हैं आपकी? अर्जुन की गंगा बोलते हैं। अर्जुन की गंगा, लोठित नदी, ताला नदी उपनाम के नाम से जान जाता है। आंसर जगह ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रमुख नदियों और सहायक नदियों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखो आपकी जो पार्वती नदी है, अहेली बिल्कुल राइट है। पार्वती कहाँ से निकलती है आपकी? एमपी से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है आपकी? करियाहाट से। और करियाहाट कहाँ पर, कौन से जिले में स्थित है आपकी? बारां के अंदर। अहेली के अलावा कौन कौन सी आपकी? बैतली, लायसी भी है, लहासी, अंधेरी भी है। किस पर आपकी? पार्वती पर, सहायक नदियों की। तो ये तो बिल्कुल सही है। काली सिंध की परवन है। काली सिंध कहाँ से निकलती है? एमपी के देवास से। सब समझाए हो आपका। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है आपके रायपुर से। कहाँ से प्रवेश करती है? रायपुर। और रायपुर कहाँ पर आपका? झालावाड़। ठीक है। और फिर कोटा के नोनेरा में मिल जाती है। नोनेरा कोटा में किसे मिल जाती है आपकी? चंबल में। देखो कैसे याद करना, ऐसे याद करना। परवन, परवन आपकी एमपी से निकलती है और आपकी कौन से जिले अभ्यारण्य से बहती है आपकी? शेरगढ़ अभ्यारण्य से। और शेरगढ़ अभ्यारण्य क्या आपका? सांपू की शरण स्थली किस जिले में स्थित है? बारां के अंदर। कौन जिले में स्थित है? बारां के अंदर। लोनी की देखो सारणी नहीं है। सारणी किसकी? आपकी चंबल की। किसकी नदी है आपकी? सही, चंबल। आंसर जगह ऑप्शन नंबर 3। माई की मोरेन है। माई के बारे में हमने देख लिया। अमलोरू की पहाड़ी से निकलती है, मैन झील से, कादू गाँव से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में बहने के बाद सीमा बनाती है। बांसवाड़ा में बहने के बाद प्रतापगढ़ बांसवाड़ा सीमा बनाते हुए डूंगरपुर नवाटापुर जो बेणेश्वर धाम बनाते हुए सीधी आपकी कहाँ पर चल जाती है? गुजरात के अंदर। गुजरात के बाद खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। आंसर जगह ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए। तो चलो सम्मिलित करते हैं भाई। जिला दे रखा है, नदियाँ दे रखी। उदयपुर से देखो कौन सी निकलती है? वाकल, साबरमती। आंसर जगह 3। वाकल, ये वाकल साबरमती की सहायक नदी है। बाकी बात करें, वाकल याजम आ सकता है, हथमती आ सकता है, वेत्रक आ सकता है, सही आ सकता है। ये सभी किसकी? आपकी साबरमती की सहायक नदी है। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ से कौन सी आती है? इरू। और किसकी सहायक नदी है आपकी? माई की। ठीक है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर की कौन सी आपकी? गंभीरी। गंभीरी कहाँ से निकलती है? इसे अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है आपका? ऊंटगन यानी ऊंगटंग नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ से निकलती है आपकी? करौली से। करौली से निकलती है। और गुड़ला महावीर आ सकता है, या गुड़ला महावीर जी। और जो पार्वती है वो किसकी सहायक नदी है आपकी? गंभीरी की सहायक है आपकी। और पार्वती नदी पर कौन सा आपका? राजस्थान का मिट्टी निर्मित बांध किसके सहयोग से बनाया गया आपका? सहयोग इसमें था, ये इसमें आपका अमेरिका का, यूएसए का सहयोग था। क्या होती है इसमें? 5 नदियाँ गिरती हैं। कितनी नदियाँ गिरती है? 5 नदियाँ। कौन कौन सी? बेसावट, एटा, माची। इसके अलावा कौन सी आती है भाई? बेसावट, एटा, माची, बेरखेड़ा। कितनी होगी? ये कौन सी होगी? अहरवाटी है ना, सॉरी भद्रावती रहेगी। कौन सी रहेगी आपकी? भद्रावती। बेसावट, एटा, माची, बेरखेड़ा और भद्रावती, ये 5 नदियाँ गिरती है कौन सी में? आपकी मिट्टी निर्मित बांध के अंदर। ठीक है। थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन होंगे नहीं, हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए फास्ट कर रहा हूँ। देखो जयपुर की बात करें तो मोरेल इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल राइट। मोरेल और ढूंढ वैसे बताए तो किसकी सहायक हो जाएगी? फिर बनास की। जयपुर शहर किस नदी किनारे स्थित है? ढूंढ नदी किनारे। जयपुर शहर किस नदी किनारे स्थित है? ढूंढ नदी किनारे। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और सारे मैंने आपको बताए हुए हैं अच्छे से। आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। राजस्थान में सूक्ष्म लघु मध्यम औद्योगिक नीति। देखो राजस्थान में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति 2024 कब जारी की गई? 17 सितंबर या 4 दिसंबर और 15 फरवरी या 11 जुलाई। तो 4 दिसंबर 2024। देखो 24 पूछी है। यदि 2022 पूछता तो कौन सा आता आपका? 17 सितंबर 2022। 2022 वाली कौन सी थी? ये पहली, प्रथम। इसी ने दी। इसको दोबारा कब जारी किया गया आपका? 4 दिसंबर 2024 को। याद कर लेना, दोनों याद कर लेना। प्रारंभ भी पूछी जा सकती है और अब वर्तमान वाली भी पूछी जा सकती है। वर्तमान अब 4 दिसंबर याद करनी है इसी नीति का, यानी इसका अपडेट वर्जन जारी कर दिया कब? 4 दिसंबर को। और यहाँ पर देखो 2024 आया है। यहाँ पर यदि 2022 आएगा ना तब 17 सितंबर आएगा। यदि इसी में यहाँ पर 2024 की जगह 2022 आ जाए
तो 17 सितंबर याद रखना। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 20 की। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बारां में नहीं, नागौर में नहीं, रूपनगढ़ में। रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। रूपनगढ़ कहाँ पर आपका? अजमेर के अंदर। वही देखो जोधपुर में 2-3 पार्क स्थित है, कौन कौन से बता देता हूँ मैं। ये तो देखो एग्रो फूड पार्क है जो जोधपुर में स्थित है, कौन सा आपका? एग्रो फूड पार्क। फूड पार्क तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा आपका? एग्रो फूड पार्क। वही आपका साइबर पार्क कहाँ पर? आपका साइबर पार्क आ जाए, वो भी कहाँ पर? आपकी जोधपुर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 अजमेर। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित उद्योग अवस्थिति में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो टायर ट्यूब फैक्ट्री अलवर के अंदर है, बिल्कुल राइट। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री कहाँ पर? आपकी जयपुर के अंदर, ठीक है। और इसकी जगह क्या आ सकता है आपका नाम? देखो सहकारी कीटनाशक भी आ सकता है, सहकारी कीटनाशक भी आ सकता है। इसी का नाम आपका कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री या सहकारी कीटनाशक जयपुर के अंदर। राजस्थान टेक्सटाइल मिल किशनगढ़ के अंदर नहीं है, कहाँ पर आपका? राजस्थान टेक्सटाइल मिल की बात करें वह आपकी भवानी मंडी कोटा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 असंगत पूछा है ना, सम्मिलित नहीं है। पायराइड्स फास्फेट एवं केमिकल लिमिटेड सलादीपुर सीकर, बिल्कुल राइट है। और किसका निर्माण करता था? गंधक का। वर्तमान में तो बंद हो गया शायद। गंधक का निर्माण करता था, ठीक है। किशनगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध? आपके मार्बल के लिए। मार्बल के लिए जाना जाता है कौन? किशनगढ़, ठीक है। ये भी याद कर लेना साथ में, यदि ऑप्शन आ गया तो किशनगढ़ आपका मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। और मार्बल की सबसे बड़ा केंद्र भी कौन सा? आपका किशनगढ़। और ये कहाँ पर है? आपका अजमेर के अंदर। किशनगढ़ कहाँ पर? आपका अजमेर के अंदर। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असंगत। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखो जयपुर अजमेर दौसा टोंक जिले कृषि जलवायु प्रदेश। देखो कृषि जलवायु प्रदेश मैंने बताया था राजस्थान की तरफ आगे बढ़ा गया 10, और आराम से सभी याद करवाए थे। वापस देख लीजिए, छोटा सा मैप बना लेता हूँ मैं। इस छोटे से मैप में सभी चीज़ें आपकी याद हो जानी चाहिए आपको। यहाँ पर देखो, ये था आपका फर्स्ट सी, ये कौन सा था आपका? फर्स्ट ए। ये कौन सा था आपका? फर्स्ट बी। शेखावटी वाला एरिया सेकंड ए। जालौर वाला एरिया सेकंड बी। जयपुर के आसपास वाला सेकंड ए। बाढ़ संभावित अलवर वाला ये आपके ये कौन से में था आपका? सेकंड थर्ड बी। उदयपुर वाला आपका फोर्थ ए। उदयपुर वाला एरिया फोर्थ ए। और आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा फोर्थ बी। और आपका झालावाड़ 5। सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे बड़ा। और हमें क्या पूछा है? जयपुर अजमेर दौसा टोंक, ये रहा आपका थर्ड ए। तो देखो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अरसूस पूरी मैदान। बाढ़ संभावित आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 क्या था आपका? देखो भू उपयोग संख्या की रिपोर्ट आपकी 2023-24 के आधार पर राज्य की रिपोर्ट की गई भूमि का कितना अंश शुद्ध बुआई वाला क्षेत्र है? ये आपके जो 2022 में वाला पेपर था अपना सेकंड ग्रेड का, वहाँ पर पूछा गया था। वहाँ पर तो कितना था आपका? वहाँ पर पूछा गया था, देखो वो थी आपकी 2020-21 की आर्थिक समीक्षा। वर्तमान में कौन सी आपकी 2023-24 जो आपकी वर्तमान की जो आर्थिक समीक्षा है उसके आधार पर पूछा जाएगा। तो आर्थिक समीक्षा के बारे में कल ही मैंने ये पढ़ाया है आपका। कल ही आपका जो कृषि वाला क्षेत्र है, कल ही क्लास हुई थी आपकी नाथ पब्लिकेशन की। वैसे मैंने आपकी कलाम की मैंने टेस्ट में कंप्लीट करवाया कल बहुत शानदार तरीके से। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहले ही पेज में है। क्लास ओपन करते पेस्ट ही चलाओगे तो पहला क्वेश्चन यही है आपका। तो देखो कितना आपका 26.92% नहीं, 38.18% नहीं, 46.90% नहीं, 53.10%। और जब हमारा 2022 में आया था तब ये था 52 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ये भी याद कर लेना। 2019 वो वाला भी याद कर लेना। वो तो क्या याद करोगे क्योंकि फिर आपकी 2 आ गई आर्थिक समीक्षा। 2020 बाद 2021-22 आ गई, 2022-23 आ गई, और भाई 23-24 आ गई, यानी 3 आर्थिक समीक्षा आ गई। तो ये वाला तो भूल ही जाओ, ठीक है। ये याद करना ऑप्शन नंबर। इसमें देखो प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना था आपका? प्रतिवेदित क्षेत्रफल की बात करें तो प्रतिवेदित क्षेत्रफल आपका कितना है भाई? याद करो आपका 342.76 लाख हेक्टेयर।
और यदि आप ये आर्थिक समीक्षा देखना चाहो तो ज़्यादा वीडियो, मान लीजिए आप पूरा नहीं देखना चाहते नाथ पब्लिकेशन क्वेश्चन, तो वहाँ पर देखो शुरू की क्लास है आपकी, देखो शुरू आप स्टार्ट करोगे ना तो शुरू के 5 मिनट में आपकी आर्थिक समीक्षा कंप्लीट करवा दी गई है। आर्थिक समीक्षा है आपकी कंप्लीट, शुरू की 5 मिनट, फर्स्ट टाइम मैंने आर्थिक समीक्षा करवाई है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट, यानी 5 मिनट में आपकी जो आपकी कृषि से संबंधित आर्थिक समीक्षा है वो आप पूरी याद कर सकते हो। ठीक है, आपकी अर्थव्यवस्था में भी क्या क्या योगदान है वो भी आप पूरे यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि आप यदि इकोनॉमिक्स भी तो आपके टॉपिक में है ना, तो वहाँ पर आपको 5 मिनट में आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 24 की। निम्नलिखित उद्यानिकी फसल और संबंधित स्थल में असुमेलित युगम है। तो बताओ यहाँ पर सब्जी उत्कृष्टता के अंदर बूंदी बिल्कुल राइट है, खजूर उत्कृष्टता के अंदर नटा ये नहीं है आपका, और ये आपका माइनर टेस्ट का रिपीट क्वेश्चन है। एक यहाँ पर आपका जैसलमेर के अंदर, यहाँ पर आपका जैसलमेर में, और शायद ये सागर भोजका में है आपका, सागर भोजका है आपका जैसलमेर के अंदर, वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आम उत्कृष्टता के अंदर आपका खेमरी धौलपुर में, अनार उत्कृष्टता के अंदर बस्सी जयपुर के अंदर है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। राजस्थान में खेर वृक्ष क्षेत्र पाया जाए, तो खेर वृक्ष क्षेत्र की बात करें तो इसका जो निर्माण है, इसका जो खेर वृक्ष है ये किसके निर्माण में काम आता है आपका, ये तो जत्था निर्माण में काम आता है। किसके निर्माण में, आपकी जत्था निर्माण में, और बार बार पूछा जाता है। तो ये काम कौन कौन से जिलों में आपका, झालावाड़, देखो किस किन जिलों में आता है आपका, देखो झालावाड़, आरपीसी का पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, झालावाड़, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़। तो देखो कौन सी में आ रहा है आपका, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही नहीं होगा, पाली, अजमेर, जयपुर नहीं होगा, उदयपुर, पाली, राजसमंद नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा, देखो सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इसमें आ रही है ना जिले, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। देखो ये रिपोर्ट भी अच्छे से समझाई थी, इसकी डेट भी याद कर लेना। ISFR 2023 रिपोर्ट कब जारी हुई थी, 18वीं रिपोर्ट थी आपकी। कौन सी रिपोर्ट थी आपकी, 18वीं रिपोर्ट। और ये जारी कब हुई थी, ये जारी हुई थी आपकी 21 दिसंबर 2024 को। कब हुई थी आपकी, 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। ठीक है, इसके अनुसार हमें क्या पूछा है, अभिलेखित वन। अभिलेखित वन कितने हैं आपकी, देखो 16,548 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो ये तो कौन से आपके वनावरण है, कौन से आपके वनावरण वाले क्षेत्र है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना आपका 4.83%, यह पूछा जा सकता है। 10,841 की क्षेत्रफल की बात करें तो ये कौन से वन आपके, वृक्षावरण है, वन क्षेत्र है। कैसा आपका, वृक्षावरण वन क्षेत्र है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो कितने भाग पर फैले हुए हैं आपके, 3.16% पर, 3.16% पर। 27,389 वर्ग किलोमीटर, इन दोनों को प्लस करके लिखा गया है, योग करके लिखा गया है। और यहाँ पर देखो इसमें ये कितना आपका, ये आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। यानी ये पूछा जा सकता है कि वृक्षावरण प्लस वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं, 8% भाग पर फैले हुए हैं। ठीक है, तो बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 4, 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक है, और आपके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो आपके 9.60% क्षेत्र पर फैला हुआ है। कब, 9.60। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना इसको इस पूरी रिपोर्ट को। देखो पूरी रिपोर्ट आपको तैयार करवा दी, एक ही क्वेश्चन था, पूरी रिपोर्ट आपको तैयार करवा दी, पूरे आपके वनावरण बता दिए, वृक्षावरण बता दिए, अभिलेखित वन बता दिए। इसके अलावा आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा बताओ, कोट भी पूछेगा तो इनमें या तो आंकड़ा देगा या परसेंट पूछेगा। ठीक है, कोट का मतलब ये होता है कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोट को कुछ भी उठा देगा, पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए उसमें। यदि एक एक चीज़ पॉइंट आपको याद होना चाहिए, उससे वही क्वेश्चन होता है कोट वाला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर वन विभाग वाली भी एक और याद कर लेना रिपोर्ट, राजस्थान वन विभाग वाली, ये आएगा। देखो वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वनावरण की वृद्धि दर्ज की गई, किस जिले में की गई है, अजमेर में, करौली में, प्रतापगढ़ में या बारां में। तो आपकी अजमेर के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कितने वर्ग किलोमीटर की गई आपकी, 26.45 वर्ग किलोमीटर। और यदि क्रम पूछे तो अजमेर के बाद में आएगा आपका पाली। कौन सा आएगा आपको, पाली। ठीक है, याद कर लेना। और देखो यहाँ पर पूछे आपकी वनावरण में सर्वाधिक बात करें तो कौन सा आएगा आपका, जालोर, कमी। ये तो कौन सा था आपका, प्रशासनिक पद वनावरणी में वृद्धि। और कमी की बात करें तो कमी कौन सा आ जाएगा आपका, कमी में आपका आ जाएगा जालोर। जालोर था कितनी आपकी 32.46 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है जालोर के अंदर। ये भी साथ साथ याद कर लेना। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। राजस्थान में बकरी प्रजनन
एवं चारा अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखो चांदन जैसलमेर में तो कौन सा आपका बुल मदर फोरम है, बुल मदर फोरम, ये कहाँ पर आपके चांदन जैसलमेर। बुल जानते हो ना क्या होता है, बछड़ा, गाय का बछड़ा। रामसर अजमेर आंसर जगह आपका ऑप्शन नंबर 2, रामसर अजमेर में आपका कौन सा आपका बकरी प्रजनन केंद्र व चारा अनुसंधान केंद्र। और एक और है यहाँ पर देखो, एक कौन सा आपका गाय प्रजनन केंद्र भी आपका, गिर गाय प्रजनन केंद्र। जो गिर नस्ल की गाय है ना, उनका प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर आपका रामसर अजमेर के अंदर। और आपका जो बकरी प्रजनन केंद्र वो चारा अनुसंधान केंद्र भी आपका रामसर अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो जोड़ भी बीकानेर है, ये किसका प्रजनन केंद्र है, ये आपके जो राष्ट्रीय क्या आपका ऊँट अश्व अनुसंधान केंद्र, सॉरी जोड़ भी ये तो याद कर लो आपका, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपके जोड़बीट बीकानेर। वरुण गांव नागौर, यहाँ की देखो सर्वश्रेष्ठ नस्ल की बकरी चाहिए आपको, सर्वश्रेष्ठ नस्ल की बकरी किसी को चाहिए तो यहाँ चले जाना भाई, कहाँ पर वरुण गांव नागौर के अंदर। ठीक है, तो देखो चारों ऑप्शन देख लिए हमने, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, देखो आपका राजस्थान में के बाड़मेर जिले में बेडों की संख्या राज्य में सर्वाधिक अधिक है, बिल्कुल राइट। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम के जिले में देखो साथ साथ याद करो, न्यूनतम के जिले में आपकी जैसलमेर के सॉरी बांसवाड़ा के अंदर। बेड की बात करा ना, तो बेड कहाँ पर आपकी बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर न्यूनतम है, तो बिल्कुल राइट है। सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है, बिल्कुल राइट। विकल्प देखो एक और बी दोनों सही है, आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। वहीं देखो भैंस में देखो बात कर लेते हैं, यहाँ पर भैंस में वृद्धि हुई है भाई, भैंस में आपकी 5.5% की वृद्धि हुई है। देखो आपकी बात करें हम 20वीं पशुगणना की, जो आपकी 20वीं पशुगणना थी उसमें आपके सिर्फ पशुगणना, उसमें आपकी गाय और आपकी भैंस में वृद्धि हुई है। गाय में कितनी हुई है आपकी, जो गाय के अंदर हुई है 4.5% और भैंस में 5.5%, ये दो ही वृद्धि हुई है, बाकी सभी में कमी हुई है, यह भी याद कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस पशुधन में राजस्थान देश का प्रथम स्थान है। तो ऊँट के अंदर आपका प्रथम स्थान है, गधे के अंदर प्रथम स्थान है, बकरी के अंदर प्रथम स्थान है, लेकिन भैंस के अंदर प्रथम स्थान नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बकरी के अंदर कौन सा आपका, भैंस के अंदर दूसरा। यहाँ पर देखो बात करें कि गधिया है ना, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कमी, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कमी किसमें हुई आपकी, गधे में। ठीक है, आपकी जो 20वीं रिपोर्ट आई पशुगणना उसमें। और संख्या के आधार पर पूछ ले, तो संख्या के आधार पर पूछ ले तो बेड ऐसे कनेक्ट होने चाहिए क्वेश्चन, ऐसे देखते ही याद आ जाना चाहिए पूरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। निम्नलिखित ऊँट नस्ल व संबंधित क्षेत्र में असम्मिलित है। तो केरूपाल आपके बीकानेर चूरू, बिल्कुल राइट। नाचना आपका जैसलमेर, बिल्कुल राइट। किसके लिए प्रसिद्ध आपके, ये तो एक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और साथ साथ दौड़ने के लिए भी, सुंदरता व दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गौमट आपका फलोदी, बिल्कुल राइट है। और किसके लिए आपकी, ऊँट की सवारी के लिए प्रसिद्ध, ऊँट की सवारी के लिए प्रसिद्ध, सवारी के लिए प्रसिद्ध। और यहाँ पर देखो क्या दे रखा है आपका, कच्छी गंगानगर हनुमानगढ़। तो देखो कच्छी कहाँ पर है आपकी, कच्छ के अंदर। और कच्छ कहाँ पर आपके नीचे बाड़मेर में आता है नीचे। ठीक है, बाड़मेर जालौर। तो यहाँ पर देखो गंगानगर हनुमानगढ़ दे रखा है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो असम्मिलित है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 32, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से राजस्थान में संख्या के आधार पर जनजातियों का व्यवस्थित अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटी। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है आपकी, मीणा। कौन सी पाई जाती है आपकी, मीणा। और किस जिले में सर्वाधिक रहती है मीणा, यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा साथ। सबसे 1 नंबर पर कौन सी जनजाति है आपकी, मीणा। और सर्वाधिक किस जिले में रहती है आपकी, जयपुर में। ठीक है, यहाँ पर इधर लिख रहा हूँ मैं सर्वाधिक। ठीक है, 2 नंबर पर आती है आपकी भील। और ये कहाँ पर रहती है सर्वाधिक, भील की बात करें आपकी सर्वाधिक आती है आपकी बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा के बाद में देखो ये क्रम पूछा जाता है, बांसवाड़ा और उदयपुर में। 3 नंबर पर आती है आपकी ग्रासिया। ग्रासिया लिए कौन सी आपकी, ये तो पिंडवाड़ा याद रखना, पिंडवाड़ा कौन सी आपका, सिरोही, पिंडवाड़ा सिरोही। और चौथी पर कौन सी आती है आपकी, सहरिया। चौथी कौन सी आती है आपकी, सहरिया। और ये सहरिया कहाँ पर पाई जाती है आपकी, शाहबाद उच्चभूमि, शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र। और शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है आपकी, 12 के अंदर। ठीक है, अब देखो पूरा डिटेल आपको बता दी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है। और वैसे माइनर में ये पूरी चीज़ें बताई हुई है, पूरी क्वेश्चन जितने भी आए पूरे आपके माइनर में पूरी डिटेल पहले अच्छे से सॉल्यूशन करवाया हुआ, आपको एनालिसिस करवाया हुआ है। 33 की बात करते हैं। देखो आपका निम्नलिखित प्रथा रस्म समुदाय जनजाति में असम्मिलित युगम है। देखो कुकड़ी सासी की रस्म है, ठीक है, बिल्कुल राइट। दापा भील, बिल्कुल राइट है। दापा क्या होती है आपकी, इसमें जो आपका भील लड़का है ना, लड़का, और भील लड़के के जो पिता है, लड़के के जो पिता है वो लड़की को क्या देते हैं आपकी, लड़की को क्या देते हैं आपकी, मूल्य देते हैं, मूल्य देना, लड़की को मूल्य देना। ये दापा रस्म है, अपने आप उल्टा है, ठीक है। मोरनी मारना मीणाव संबंधित है, और किसे, देखो ये दोनों किससे आपकी विवाह से संबंधित है, विवाह की रस्म है। ये तो किसमें बिलोमी, ये किसमें आपकी मीणाव में, ठीक है। कांतिया आपका सहरारिया में नहीं है। कांतिया क्या होता है आपका, एक मृत्यु भोज है, कैसा आपका मृत्यु भोज। और किस जनजाति में है आपका, ग्रासिया के अंदर। कौन सी जनजाति में ये आपकी, ग्रासिया जनजाति की पड़ता है। आंसर जगह ऑप्शन नंबर 4 असम्मिलित। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात, शहरी बाल लिंगानुपात बात करें तो शहरी बाल लिंगानुपात कितना आपका, शहरी बाल लिंगानुपात है 876, कितना आपका 876, ठीक है। सर्वाधिक किस जिले में आपका, सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक आपके नागौर के अंदर, किस जिले में, नागौर में, कितना आपका 907। और न्यूनतम की बात करें हम, न्यूनतम किसमें आपके, धौलपुर में। ये क्वेश्चन सीधा सीधा 2 बार रिपीट हो चुका है। धौलपुर में कौन सा आपका, कितना आपका धौलपुर में 876 है क्या, 841, 876 तो पूरा लिंगानुपात है, ठीक है। बाल लिंगानुपात कितना आपका 876। वही बात करें राजस्थान का लिंगानुपात कितना है भाई, राजस्थान का बाल लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात कितना था 876, और बाल लिंगानुपात और कर लो यहाँ पर याद, बाल लिंगानुपात है आपका 888, 888। देखो सभी याद करवा दिए। शहरी लिंगानुपात है 876, सर्वाधिक नागौर का 907, धौलपुर का 841। वही टोटल बाल लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान कितना आपका 888। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर देखो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिलों में 85% से अधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई है। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैप के थ्रू आराम से समझा था, माइनर टेस्ट था आपका जनसंख्या का। तब सबसे ज़्यादा किसकी आपकी, पुरुषों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका झुंझुनू की थी, कितनी आपकी 86.9%। फिर कोटा की थी आपकी कितनी 86.3%, ठीक है। फिर जयपुर की थी कितनी आपकी 86.1%, और फिर आपकी सीकर की है कितनी 85.1%। और रिपीट क्वेश्चन है माइनर का, और वहाँ पर अच्छे से डायग्राम से एनालिसिस किया हुआ है। आंसर जगह ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3 4, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। वही बात करें तो पुरुष साक्षरता की बात करें यहाँ पर, अब देखो पुरुषों का तो ये क्वेश्चन आ गया आपका, रिपीट हो यार, महिला की और याद कर लो यार, क्योंकि पूछा जा सकता है आपका महिला की। देखो ऐसे पूछा जा सकता है कि महिला में 60% से अधिक साक्षरता वाला जिले, अधिक साक्षरता वाले जिले, पूछ ले तो इसमें कौन सा आएगा आपका, देखो कोटा, जयपुर और आपका झुंझुनू, ठीक है। याद करना भाई, इंपॉर्टेंट है। यदि पुरुषों का पूछ लिया तो महिला पीछे क्यों रहेगी, पक्का आएगा इस बार क्वेश्चन, देख लेना महिलाओं का 100%। यदि ये क्वेश्चन पूछा है, यदि ये दोबारा यही एग्जामिनर वापस से पेपर बनाएगा तो उसे इन चीज़ों का सबको पता होता है कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। महिलाओं की बात करें तो राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है आपकी 52.1%, और पुरुष साक्षरता कितनी है आपकी राजस्थान के अंदर 79.2%। और देखो 2001 में कितनी थी, 2001 में थी आपकी 75.2%, और इसमें क्या हुई आपकी 4% की वृद्धि, सभी याद होनी चाहिए। देखो आपकी देखो 1% है, और 2001 में कितनी थी आपकी, 2001 में कितनी थी महिलाओं की साक्षरता, बहुत ही कम थी 43.9%। और देखो कितनी वृद्धि हुई है, याद कर लेना, क्योंकि यदि ये पूछा जा सकता है कि अग्नि वेदिकाओं की आकृति कैसी है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2001 से 2011 में महिलाओं की साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो आंसर सभी याद, कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखो रणकपुर तथा आबू निम्न किस सर्किट के अंदर है, तो रणकपुर हमेशा याद करना, रणकपुर किस में आता है, पाली में, और पाली कौन सी में आता है आपका गोडवाड़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरवाड़ और मारवाड़ सर्किट के अंदर 2 ही आते हैं आपके, अजमेर और पुष्कर, अजमेर और पुष्कर, ठीक है।
मेवाड़ सर्किट के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, मेवाड़ सर्किट की बात करें तो मेवाड़ सर्किट के अंदर आता है आपका उदयपुर आता है, आपका उदयपुर के साथ साथ चित्तौड़गढ़ आता है, चित्तौड़गढ़ के साथ साथ नाथद्वारा आता है। ऐसे याद करना। वागड़ संकेत में आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित पर्यटन के अंदर अवस्थित में असुमनित युगम है। असुमनित युगम देखो पांडुपोल अलवर के अंदर है, रानी जी की पावड़ी बूंदी के अंदर है, मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर आपकी, झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर स्थित है आपकी, गागरोन झालावाड़ के अंदर, गागरोन झालावाड़ के अंदर स्थित है। फिर सर नागौर में कौन सी है आपकी, हमीदुद्दीन, याद कर लेना, हमीदुद्दीन नागौरी, ऐसे याद कर लो। बाला किला अलवर में, आंसर जगह ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 में सैन्य जनरल अधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया। तो सैन्य जनरल अधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया आपकी, राधिका सेन को। आंसर जगह ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नीरू चड्डा कौन थी आपकी, ये थी आपकी ITLOS की क्या थी आपकी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी सदस्य निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला है। कौन थी ये, जो इसकी याद कर लेना आपका। ठीक, आई का मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट से संबंधित, ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। ठीक है। इसकी सदस्य निर्वाचित होने वाली प्रथम भारतीय कौन था आपकी, प्रथम भारतीय। कीर्ति शरण कौन है भाई, कीर्ति शरण भी देखो कौन है, कीर्ति शरण है आपका CESCR की सदस्य, यानी जो आपकी CERC कौन सा आपका, जो आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति है ना, अधिकारों की समिति। इनके बड़े नाम है, इनके देखो ये नाम ही पूछा जाएगा शॉर्ट, ये याद करना भाई। ITLOS ऐसे, SCR ऐसे नाम पूछे जाएंगे, शॉर्ट नाम आएगा वहाँ पर एग्जामिन में, पूरा पूछेगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है। इसके आपके प्रतिनिधि आपकी है भारतीय प्रतिनिधि करने वाली महिला। तो आंसर जगह इसका ऑप्शन नंबर 1 राधिका सेन को बनाया गया आपका सैन्य जनरल अधिवक्ता। किसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है। और आपका UNO टॉपिक है, पता है ना आपको, याद कर लेना और अच्छे से समझेंगे UNO को भी एक दिन। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा में सभी पुरुषों को समान बनाया गया सभी मनुष्यों को समान बनाया गया में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो विजय लक्ष्मी पंडित है, विजय लक्ष्मी पंडित तो कौन थी आपकी, 1953 के अंदर आपके UN महासभा है, UN महासभा की प्रथम अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट महिला अध्यक्ष, और ये भारतीय थी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की बहन बोला जाता है इसको, विजय लक्ष्मी पंडित को। तो आंसर विजय लक्ष्मी पंडित कर लेना इसको, पंडित थोड़ी होता है, पंडित होता है। फर्स्ट महिला थी। ठीक है। UN महासभा की फर्स्ट महिला अध्यक्ष। अंसा मेहता या लक्ष्मी मेनन या चंद्रिका प्रकाश। चंद्रिका प्रकाश की बात करें तो चंद्रिका प्रकाश कौन था भाई आपका, जो आपकी चंद्रिका प्रकाश है आपका IMO के सदस्य, सेक्रेटरी जनरल होता है आपका IMO के। कौन आपके, सेक्रेटरी जनरल है आपके। ठीक है। मैंने आपको माइनर में आपको पूरा डिटेल से बताया गया है, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है ना। सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, IMO की। ठीक है, याद करना। और अंसा मेहता की बात करते थे, तो अंसा मेहता ये आपका राइट आंसर होगा इसका। ये आपकी थी जो आपकी मानवाधिकार जो कमीशन है ना, मानवाधिकार कमीशन ड्राफ्टिंग समिति, मानवाधिकार कमीशन ड्राफ्टिंग समिति इसके सदस्य। और इसने ये आपका जो सभी मनुष्यों को समान बनाया, यानी लक्ष्मी मेनन भी आपकी किसे समझती है, आपकी लक्ष्मी मेनन ने आपकी
जो थे आपको क्या बोलते हैं उसको, तृतीय आपकी 1948 में आपकी जो तृतीय बनी थी आपकी तृतीय कमेटी, भारतीय जो तृतीय कमेटी बनी थी, इस तृतीय कमेटी क्या थी आपकी भारत की तरफ से भारतीय प्रतिनिधि, कौन थी आपकी भारतीय प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिनिधि थी। और इसने क्या किया था देखो आपका जो लिंग आधार का जो जमकर विरोध किया था, जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता था ना, उसका जमकर विरोध किया था किसने, आपकी लक्ष्मी मेनन ने। और आपके जो सम्मान मनाने के लिए अंसा मेहता का बहुत योगदान था 1948 के अंदर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को व्हाइट हेलमेट के नाम से जाना जाता है, नहीं, किस हेलमेट के नाम से जाना जाता है, आपका ब्लू हेलमेट, तो ये तो गलत हो जाएगा। 24 फरवरी, ये याद रखना, 24-25 फरवरी 2025 को वैश्विक दक्षिण महिला शांति सम्मेलन का आयोजन UNPK, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ, बिल्कुल राइट, ठीक है। और नई दिल्ली में कहाँ पर हुआ था ये हुआ था आपका मोनक्सो सेंटर में, मोनक्सो सेंटर में होता। और यहाँ पर देखो 35 देशों की महिला शांति सैनिकों ने भाग लिया, 35 देशों की महिला शांति सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल 20 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने गोलान हाइट्स में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन अभियान, इसका क्या नाम हो गया आपका UNDOF में अपना योगदान देना प्रारंभ किया 2006 में। कब दिया आपका 2006 में। इसका क्या आपका संयुक्त राष्ट्र इसकी पूरी फॉर्म याद कर लेना भाई, संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट पर्यवेक्षक बल, संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट पर्यवेक्षक बल, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 41 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। देखो, कोलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापकतः वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों और नियमों के अनुरूप आंकता है। नैतिकता का कौन सा स्तर है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर 1, नैतिकता का रूढ़िगत स्तर। जो कोलरबर्ग ने आपके 3 स्तर बताए थे, मैंने आपको माइनर टेस्ट में अच्छे से करवाया, 3 स्तर बताए थे, और प्रत्येक में 2 अवस्थाएं थी, यानी टोटल सोपान की बात करें तो टोटल सोपान कितने बताए थे आपके 6, ठीक है। प्रत्येक में 2 थी आपकी, 3 स्तर थी, प्रत्येक में 2 थी। 3 स्तर कौन से थे आपके, ये तो था आपका ये आपका पूर्व रूढ़िगत स्तर और पश्चिम रूढ़िगत स्तर, ठीक है। पश्चिम में तो क्या होता है आपका, देखो पश्चिम में तो क्या था आपका, जो आपके आत्मचिंतन पर जोर दिया गया था, ठीक है, आत्मचिंतन पर, ठीक है। और आपका जो पूर्व रूढ़िगत है, पूर्व रूढ़िगत की बात करें, पूर्व रूढ़िगत में क्या था आपका, जैसे लाभ और सजा वाला से बचने के लिए। लेकिन इसमें देखो क्या होता है आपका नीति, यानी अच्छा बालक अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला उदाहरण से आप इसको समझ सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। बांडुरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम की 4 परिस्थितियां आवश्यक है। तो मैंने इसको क्या बताया था, इसको याद कर लेना, रट लेना इसको, ये तो पक्का क्वेश्चन आता है और रीट का तो फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले कौन आएगा आपका, अवदान। देखो सबसे पहले अवदान आएगा, लास्ट में अभिप्रेरण आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अवदान, धारण और पुनरुत्पादन। पूरा याद करना है पूरा, क्योंकि इसमें 4 ही है, चारों में कर्म आपका राइट आंसर कन्फ्यूज कर देता है, कभी धारण लास्ट में देता है, छोटी गलतियाँ, और पूरे चारों की भिन्न भिन्न कर्म होंगे, ठीक है। ये आपका रेट का शायद क्वेश्चन उठाया है, अवदान, धारण, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। और इनकी इंग्लिश में याद करना नाम, इंग्लिश वाले मैंने माइनर में भी बताया था कि इंग्लिश वाले याद करने, क्योंकि हिंदी में एक अलग नाम भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन इंग्लिश वाले आपको फिक्स मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। समायोजन प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजन प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता है और समाज के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों में बदल लेता है, वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है आपका, द्वंद्व समाधानकारी नहीं, संगठनकारी नहीं, समायोजक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता की शुरुआवस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक विकास से अभी फर्स्ट ग्रेड 2025-23 जून वाले पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें देखो वस्तु स्तर तो नहीं आएगा, बाकी आपका
परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किक आएगी, काल्पनिक दर्शक होता है, व्यक्तिगत कथा होगा। आंसर हो जाएगा आपका ABC ऑप्शन नंबर 2। वैसे पकड़ सकते हो, देखो डी सभी में दिया हुआ है तो ये तो नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। देखो लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो जाती है, गलत। लड़कियों में पहले होती है। लड़कियों में क्या होती है, किशोरों से लड़कों से पहले होती है। लड़कों से पहले किसमें होती है आपकी, लड़कियों में, तो गलत हो जाएगा। किशोरावस्था में सर्वयंत्र का आकार लड़कों और लड़कियों में समानता नहीं होता। लड़कों की आवाज़ क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ मीठी हो जाती है, सुरीली हो जाती है, पतली हो जाती है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल दे दे के याद करोगे तो अच्छे से याद होगा, ये गलत हो जाएगा। किशोरावस्था में वसायम सिबेरियस ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। लड़कों और लड़कियों में किशोरावस्था में प्रजनन की प्रयोगता पहुंच जाती है, बिल्कुल राइट। किशोरावस्था में आने के बाद प्रजनन की अवस्था में परिपक्वता के लिए पहुंच जाते हैं, तो ये भी आपका राइट आंसर है। एक और बी गलत है। और हमें क्या पूछा, देखो सही नहीं है, और यहाँ पर पूछा देखो सही कूट है, तो सही कौन से हो जाएंगे आपकी, सी और डी सही होंगे। ठीक है, बाकी तो ये भी याद रखना, ये आरपीएससी का नया ट्रेंड है। ऊपर पूछता नहीं है और नीचे पूछ लेता सही है, तो सही कूट की बात पूछिए, तो हमें सही कूट 2 है आपकी, सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता, यह कथन थार्नडाइक द्वारा बताया गया किस गौण नियम को संदर्भित करता है। शास्त्रीय परिवर्तन नियम को, मानसिक विन्यास नियम को, आत्मीकरण का नियम को, आंशिक क्रिया का नियम को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मानसिक क्रिया के नियम को, मानसिक विन्यास का नियम। ठीक है, आज थोड़ा टाइम हो चुका है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। कैसा लगा एनालिसिस जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और पूरा रिवीजन करवाने की कोशिश कीजिए, हर एक टॉपिक को वापस रिवीजन करवाने की कोशिश कीजिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा। टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ऐसा ही होता रहता है, लेकिन अपने को टॉपिक याद होना चाहिए। मेन कंडीशन ये होती है, अपनी टॉपिक हमें क्लियर याद होना चाहिए, हमें एग्जाम निकालनी है, बेस्ट टारगेट अपना ये होना चाहिए। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आपको अच्छा लगा तो क्लास को लाइक भी जरूर करना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने सभी दोस्तों की और ग्रुपों में शेयर भी जरूर किया करें। और कमेंट में ये भी बताए कोई कमी हो तो वो भी बता दिया करो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो वो भी बता दिया करो। मैं अच्छे से उसका विश्लेषण करता हूँ, अच्छे से सभी को रिप्लाई देता हूँ, और अच्छे से आपको पूरी डिटेल के साथ उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, विथ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है आपके मनोविज्ञान क्वेश्चन है, और आपके भारतीय जो आपकी राजनीति के क्वेश्चन है वो आगे कर लेंगे, और करंट के क्वेश्चन होंगे, न्यू क्वेश्चन होंगे। ज़्यादातर आपकी साइको ही आई थी, पूरी मनोविज्ञान कवर की गई है इन 3 टेस्टों के अंदर, लास्ट के 3 टेस्टों के अंदर, और शुरू की लास्ट के 2 टेस्टों के अंदर तो मनोविज्ञान पूरी थी, 2 में आपकी भारतीय इतिहास भारतीय राजनीति विज्ञान और था। याद कर लेना, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।